जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, यानी कि इसका 2 पार्ट और पहले बन चुका है और उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन जो है उसके बारे में, भाषा नीति क्या होती है उसके बारे में, भारत में सत्ता का जो भी केंद्रीकरण हुआ है उसके बारे में, यहाँ पे केंद्रीय शक्तियाँ क्या क्या है उसके बारे में। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे संघीय कानून का कार्यान्वयन। तो यहाँ पे कार्यान्वयन देखेंगे। संघीय व्यवस्था के कार्यकरण के लिए लिखित संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं होते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था जो है वो लिखित संविधान द्वारा वहाँ पे सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। कम से कम 2 स्तर पर यहाँ पे सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ लिखित संविधान से ही यहाँ पे जो सत्ता है उसका विभाजन नहीं हो पाता है, बेहतर से यहाँ पे व्यवस्था नहीं चल पाता है। उसके लिए कुछ और भी ज़रूरतें होती है। संघीय सिद्धांतों का कार्यान्वयन राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा, इतिहास की वास्तविकताओं से भी निर्देशित होता है। अगर संघीय इकाइयों में आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति रहती है तो संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन आसानी से होता है। कहने का मतलब है अगर संघ के बीच और राज्य के बीच अच्छा समझौता है, उन दोनों के बीच, एक दूसरे के बीच विश्वास है, सहयोग है, तब तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था बेहतर से चल सकता है। यदि ये चीज़ नहीं है तो वहाँ पे मुश्किल हो जाती है कि संघीय व्यवस्था चलेगी। राजनीतिक दलों की उपस्थिति, सत्ता में साझेदारी के उनके प्रयत्न एवं व्यवहार से भी संघीय व्यवस्था की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, यदि पॉलिटिकल पार्टी का भी आपस में संबंध अच्छा है तो भी यहाँ पे संघीय व्यवस्था सफल हो सकती है। यदि उनके बीच सहयोग नहीं है, उनके बीच विचारों का टकराव है, तो ऐसे में संभावना बनी रहती है कि जो संघीय व्यवस्था है वो बिखर जाए, वो टूट जाए। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था सफल होगा या असफल होगा, ये वहाँ के जो राजनीतिक दल है उन पे और उनके बीच जो सत्ता के साझेदारी हुई है इन पे भी निर्भर करता है। यदि कोई इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा सत्ता पर एकाधिकार चाहती है या उसके लिए प्रयत्नशील होती है तो अन्य इकाइयाँ या प्रांत या भाषाई अन्य समुदाय जो इस प्रयत्न में साथ नहीं है या जिस पर यह सत्ता थोपी जा रही है या सत्ता में साझेदार के रूप में उनकी अनदेखी की जा रही है, उनमें विरोध, असंतोष पनपता है। पूरे में समझने का ये है, हम लोग को ये समझना है कि यदि इनके बीच हर भाषा, हर धर्म, हर क्षेत्र के बीच यहाँ पे सत्ता की साझेदारी बराबरी से की जा रही है तब तो वहाँ पे संघीय व्यवस्था सही से चलेगा। यदि इसमें से कोई एक भाषा या समुदाय या धर्म अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है और किसी दूसरे पर ये अपना प्रभुत्व थोपना चाहती है तो ऐसे में उनके बीच टकराव होती है और इस टकराव के कारण इन लोगों के बीच विरोध और असंतोष पनपता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नाराज इकाइयाँ विरोध प्रदर्शन करने लगती है, वो अलग होने की मांग भी कर सकती है। इसमें हिंसा का भी सहारा लिया जाता है और नौबत यहाँ तक गृह युद्ध और विघटन तक जा सकती है। यदि एक समुदाय या कोई भी क्षेत्र भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पे किसी दूसरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगा तो उनके बीच टकराव होगा और वो टकराव असंतोष में बदलेगा, विरोध में, प्रदर्शन में बदलेगा और उसके बाद ये हिंसा का भी रूप लेगा और ये इतना बढ़ जाएगा कि आगे चल करके ये गृह युद्ध का भी रूप ले सकता है। और जब गृह युद्ध की स्थिति आएगी तो इसमें विघटन भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकते हैं। विश्व के बहुत सारे देशों के इस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ा है। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की स्थिति से गुजरे हैं, जैसे कि हम लोग पीछे में यूगोस्लाविया को देखे हैं, आयरलैंड की कहानी पढ़े हैं, हम लोग श्रीलंका की पढ़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फिर हम लोग नया में वेस्ट इंडीज और नाइजीरिया के पढ़ें कि कैसे वहाँ पे संघवाद का विकास तो हुआ था लेकिन वो सफल नहीं रह पाया क्योंकि इनके बीच अच्छा संबंध नहीं था, इनके बीच जो भरोसा होना चाहिए वो भरोसा नहीं था और इस वजह से इन लोगों को आपस में बना नहीं और अंततः उनका विघटन हो गया था। तो ऐसे कई सारे देश उदाहरण में मिल जाते हैं। तो आइए अब लोग हम विश्व के कुछ ऐसे ही देशों का उदाहरण लेंगे जहां क्षेत्रीय भाषाई विविधताओं
को सम्मान देने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन सत्ता में साझेदारी के प्रभावकारी साधन के रूप में यह संघीय व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध हुई, इसका विश्लेषण करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कई जगह पे सत्ता में साझेदार करने के लिए कई देशों में यहाँ पे संघीय व्यवस्था को अपनाया तो गया, लेकिन वो कितना सफल रहा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सोवियत समाजवादी यानी कि रूस के बारे में। रूस की घटना को हम लोग पढ़ेंगे। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन 1989 के बाद अनेक स्वतंत्र राष्ट्र में उसका विघटन हो गया। तो यहाँ पे सोवियत रूस जो है वो एक बहुत बड़ा देश बना था। कई सारे आज के लगभग 14 से 15 देश ऐसे हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे 1989 में कुछ ऐसा घटना हुआ, ऐसी घटना घटी कि यहाँ से सोवियत रूस से बहुत सारे देश अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और इस तरह से इसका विघटन हो गया। वो क्यों हुआ उसको हम लोग आगे देखेंगे। सोवियत रूस के विघटन का प्रमुख कारण था वहां शक्तियों का जमाव एवं अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां। तो इसमें जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसमें मुख्य कारण क्या था? शक्तियों का जमाव, यानी कि किसी खास समुदाय का, किसी खास व्यक्ति के समूहों का यहाँ पे वर्चस्व था, उन्हीं के हाथ में शक्तियाँ थी, सत्ता थी, और यही एक कारण बनी सोवियत संघ के विघटन का। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी में साम्यवादी दल था। अगर देखा जाए तो साम्यवादी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है वो रूस से ही हुई, और जो साम्यवादी दल की जो शुरुआत हुई वो भी रूस से मानी जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने उज्बेकिस्तान तथा अन्य भिन्न भाषा संस्कृति वाले क्षेत्रों की आकांक्षाओं, हितों की अनदेखी तथा उन पर रूसी आधिपत्य के प्रयत्न ने भी विघटनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। हुआ ये कि जैसे ही सोवियत रूस की स्थापना हुई, इसमें बहुत सारे क्षेत्र शामिल हुए जो आज के स्वतंत्र देश हैं वो इसके हिस्सा थे। लेकिन यहाँ पे सोवियत रूस ने क्या किया कि वो अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना भाषा जो भी है वो बाकी देशों पर, जो भी बाकी के क्षेत्र थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान का यहाँ पे वर्णन है, तो इन सभी पर ये अपना संस्कृति, कल्चर को, भाषा को, धर्म को एक तरह से उन पे लादने का, उन पे थोपने का कोशिश कर रहा था, और वहाँ के जो क्षेत्रीय संस्कृति, कल्चर थी उसको अनदेखा कर रहा था। और यही चीज़ आगे चल करके सोवियत रूस के बंटवारा का कारण बनेगा, उसके विघटन का कारण बनेगा। अन्य राष्ट्रीयताओं और जातीयताओं को शिकायत भी की संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूस की भाषा एवं संस्कृति उन पर थोपी जा रही थी। तो यहाँ पे और भी जो क्षेत्र थे, जो राष्ट्रीयता वाले, जो भी अलग अलग जाति, धर्म के, भाषा पे अलग थे, उन लोगों ने यहाँ पे शिकायत भी की कि संघ जो है वो रूस का जो भी संस्कृति, कल्चर है वो बाकी पर थोप रहा है, लेकिन इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आगे चल के विघटन का रूप ले लिया। सत्ता की हिस्सेदारी में भी रूसी मूल के नागरिकों का प्रधानता थी। भले ही इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके संघीय यहाँ पे सोवियत रूस बनाया गया था, लेकिन सत्ता में अगर बात करें अधिकार की, तो सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो रूस की ही थी। जो रूस के निवासी थे उनकी ही प्रधानता थी, उनकी ही प्राथमिकता थी। 1986 में रूसी यद्यपि पूरी आबादी के 22% थे, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय समिति में 85% सचिव, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 85% सदस्य तथा सेना में 88% रूसी उच्च शिखरों पर मौजूद थे। कहने का मतलब है कि सोवियत रूस में कई सारे क्षेत्र शामिल हैं, उसमें से अगर इनकी जनसंख्या देखा जाए, सिर्फ रूस की जनसंख्या देखा जाए तो वो 52% है, लेकिन यहाँ पे पद की बात किया जाए, जैसे कि केंद्रीय समिति है, यहाँ पे 85% रूसी है। अगर हम लोग यहाँ पे मंत्रिमंडल की बात करें, वहाँ के सदस्यों की, तो वहाँ पे भी 85% रूसी हैं। सेना की बात करें तो सेना में भी 88% रूसी हैं। जो ऊंचे ऊंचे पद हैं उस पर रूसियों का कब्जा है, यानी कि वही उन सभी पदों पे मौजूद थे। विभिन्न गणराज्यों में रूसी नागरिकों की संख्या न सिर्फ बढ़ रही थी, वरन वह स्थानीय लोगों की अपेक्षा अधिक नगरीय एवं समृद्धि थी। यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये लोग ऊंचे ऊंचे पद पे विराजमान थे, उन पे इनका अधिकार था, और बाकी के जो राज्य हैं, बाकी के जो क्षेत्र थे, राष्ट्र थे, उनको यहाँ पे अपेक्षा की थी, उनको मतलब उतना ध्यान उन पे नहीं दिया जा रहा था। और इसी वजह से गणराज्यों द्वारा सत्ता की साझेदारी में अधिक से अधिक भाग लेने की मांग के स्वर उठे, लेकिन उनकी उपेक्षा ने अंततः 1989 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया। तो यहाँ पे वो लोग भी, बाकी के जो क्षेत्र थे वो भी यहाँ पे अपना मांग कर रहे थे कि हमें भी सत्ता में साझेदार बनाया जाए, लेकिन रूस यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पूरे पे अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ है, और इसी कारण से 1989 के बाद इसका विघटन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये 14 से 15 राज्य से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सत्ता में साझेदारी बेहतर तरीके से नहीं मिला, इस वजह से यहाँ पे विघटन का सामना करना पड़ना। देखें तो यहाँ पे
संघीय व्यवस्था को अपना तो लिया गया, लेकिन यहाँ पे सत्ता में लोगों को साझेदार नहीं बनाया गया। इस वजह से यहाँ पे जो सोवियत रूस है वो टूट गया। इसी तरह कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया है, युगोस्लाविया है और पाकिस्तान को भी देश के विभाजन का दुख झेलना पड़ा है। इन देशों की भी वही घटना है। संघीय व्यवस्था एक तरह से तो थी, लेकिन वहाँ पे सही से उनको सत्ता में साझेदार नहीं बनाया गया और इस वजह से वहाँ पे भी गृह युद्ध जैसे समस्याओं को झेलना पड़ा। कई सारे देश इसमें से तो विखंडित भी हो गए, अलग भी हो गए। जैसे पाकिस्तान भी देखिए, तो पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बन गया, चेकोस्लोवाकिया भी टूटा, युगोस्लाविया भी टूटा। तो इस वजह से यहाँ पे सत्ता में बेहतर साझेदार न बनाने के कारण संविधान में सब लिखा हुआ है, साझेदार बनाया हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनको सत्ता में साझेदार नहीं बनाया गया। इस वजह से वहाँ पे उन देशों को टूटना पड़ा और उनको अलग एक राष्ट्र बनाना पड़ा। भारतीय संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन का श्रेय इसके लोकतांत्रिक चरित्र को जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्था के, तो यहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया गया है और उसी लोकतंत्र के वजह से यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है वो अभी तक सफल है। भारतीय संघ को भी कई तनावों, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, समस्या, चुनौती नहीं है। यहाँ भी कई तरह के समस्याएं और चुनौतियों से संघीय व्यवस्था को जूझना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र ने भी अपनी विविधताओं एवं विभिन्नताओं को संभालने के लिए उन्हें सत्ता में साझेदारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। भारत में भी कई बार भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अलग होने की यहाँ पे कई सारे मुद्दे उठे हैं, लेकिन भारत की जिस तरह से यहाँ पे सत्ता का विभाजन है, जिस तरह से उन्हें सत्ता में साझेदार बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पे ये टूटने से बचा है, यहाँ की गृह युद्ध होने से बचा है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर भाषा के लोगों को यहाँ पे सत्ता में साझेदार बनाने का प्रयास किया गया है। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, वो सही तरीके से चल रहा है। आज भी हमारे देश में लोकतंत्र विद्यमान है, वो सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। भारतीय संघीय इकाइयों का पुनर्गठन संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है। कुछ राज्यों का गठन एक भाषाई समुदाय के लोगों को एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर लाने के लिए किया गया तथा कुछ राज्यों का गठन सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं जातीय की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया है। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य हैं। देखिए, भारत में भी भाषा के नाम पर लेकर के कई बार आंदोलन उठे हैं, अलग राज्य की मांग की गई है और सरकार ने उनकी बात को सुनी और उनको भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर एक अलग राज्य बनाने का यहाँ पे उनको एक तरह से कहा जाए कि उनको अलग राज्य बनाने के लिए मान्यता मिल गया कि ठीक है, आपको एक अलग राज्य बना के दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें, जो आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग बना। अभी नया में जो हमारा तेलंगाना राज्य है भाषा के आधार पर बना है। कुछ संस्कृति सबके नामों के चीज़ पे भी बना, जैसे नागा जनजाति के लिए अलग एक राज्य ही बना दिया गया, नागालैंड। तो वहाँ पे जितने भी नागा जनजाति के लोग हैं उन लोगों ने मांग की कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, तो उनके यहाँ पे मांग को देखते हुए एक अलग राज्य नागालैंड बना दिया। उसी तरह से उत्तराखंड है, झारखंड है। तो इस तरह से भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हमारे देश में कई सारे नए राज्यों का भी स्थापना किया गया और इस वजह से हमारे देश में आज भी संघीय शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब है भाषा नीति। देश में भाषा के आधार पर होने वाले अराजकता अथवा विद्रोह को होने से रोकना भाषा नीति कहलाता है। अभी हम बताएं कि भाषा के आधार पर यहाँ पे कई सारे राज्यों की स्थापना हुई है, उसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन हुए, विद्रोह हुए और उसी को रोकने के लिए जो नियम अपनाया गया उसी को हम लोग भाषा नीति के नाम से जानते हैं। हमारा देश विविधता वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषा के, धर्म के, जाति के, लिंग के, रंग के, रूप के, आकार के, हर चीज़ में अलग अलग रूप से यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 114 प्रमुख भाषाएं हैं जिनको बोली जाती है। बोलियाँ देखें तो 1600 से भी अधिक है, लेकिन 114 प्रमुख भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है। इसमें से 22 भाषा को संविधान के अनुसूची 8 में रखा गया है। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाषा को रखा गया है, तो 22 किस अनुसूची में, तो 8 अनुसूची में यहाँ पे 22 भाषा को रखा गया है।
भाषा की इतनी विविधता के कारण कभी कभी देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। इतनी भाषा की विविधता है, इस वजह से आपसी टकराव भी कभी कभी हो जाते हैं और देश में अराजकता की स्थिति बन जाती है, और इसी से निपटने के लिए भाषा नीति का प्रयोग किया जाता है। तो यही था हमारा भाषा नीति। यदि पूछा जाए कि भाषा नीति क्या है, तो ये हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है केंद्र सरकार की शक्तियाँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सबसे पहले, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं को स्थापित पर संसद का नियंत्रण है। यानी कि किसी भी राज्य का क्या नाम होगा, उसका कितना क्षेत्रफल होगा, कहाँ तक उसका बॉर्डर होगा, ये बात डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। यानी कि नया राज्य स्थापित करना है तो उसका क्या नाम होगा, कितना क्षेत्रफल होगा, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है, वही इस पे यहाँ पे निर्णय लेती है। वह किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य का नाम में यदि परिवर्तन करना है, उसके सीमा को बढ़ाना या घटाना है, तो वो भी अधिकार किसे दिया गया है, केंद्र सरकार को, वही ये करती है। पर इस शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। यहाँ पे अब केंद्र सरकार अपना मनमानी न करे, इसलिए इसमें एक रोक भी लगा दिया गया है कि यहाँ पे विधानमंडल से भी विचार करना पड़ेगा, उनके भी विचारों को व्यक्त करना पड़ेगा, उनकी क्या राय है, और तभी उसी के आधार पर किसी भी राज्य का यहाँ पे नाम परिवर्तित किया जा सकता है, उसके सीमा में बदलाव किया जा सकता है। दूसरा है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान है, जिसके लागू होने पर वह हमारी संघीय व्यवस्था को केंद्रीयकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जब देश में आपातकाल लगती है तो वैसे में केंद्र सरकार और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यानी कि पूरी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, उस समय राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं रहती है। तो ये भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान हो जाती है। जब देश में आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे राज्य सरकार के विषयों पे भी कानून बना सकता है, संसद में वो भी कानून बन सकता है। यह अधिकार दिया गया है हमारे केंद्र सरकार को, लेकिन कब, जब देश में आपातकाल लगा हुआ रहेगा तब। उसके बाद है कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त है। उसके बाद एक और शक्ति क्या है कि जो हमारी वित्तीय जो भी काम है, जो बिल है, जो भी विधेयक है, जो वित्तीय जुड़ा हुआ है, वो केंद्र सरकार के पास ही आता है। यानी कि केंद्र सरकार ही उसको उस पर अधिकार केंद्र सरकार का ही है। आय के प्रमुख संसाधनों पर भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोजन आयोग राज्यों के संसाधनों एवं उनके प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर राज्यों को ऋण एवं अनुदान भी देती है। तो यहाँ पे देश में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे उस पर भी केंद्र सरकार का अधिकार होता है, उसी का नियंत्रण होता है। प्लस में यहाँ पे राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऋण यहाँ पे और कुछ अनुदान भी दिया जाता है, जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार। तो हमेशा राज्य सरकार अपने आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार से यहाँ पे पैसों की मांग भी करती है, क्योंकि हम यहाँ पे इस मामले में केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। जो हमारा बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरा वित्तीय को संभालता है, पूरे बैंक पे कंट्रोल रखता है, वो भी केंद्र स्तर पर है, यानी कि वो केंद्र की शक्तियों के समान है। तो यहाँ पे इस तरह से केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है। अगला है राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज सकता है। हम लोग जानते हैं केंद्र सरकार में ही राष्ट्रपति होता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो भी राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून पारित हो रहा है तो उसको मंजूर करना है या नहीं करना है, ये राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह लेकर के कर सकता है। उसके बाद कोई भी राज्य के सरकार को हटाना है, विधानसभा को भंग करना है, तो उसके लिए भी वो सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजेगा, यानी कि एक तरह से वो केंद्र सरकार के पास भेजेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से सलाह लेके काम करेगा और प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार में होता है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे केंद्र सरकार से
राज्य सरकार को, राज्यपाल को यहाँ पे सिफारिश भेजना पड़ता है, उससे मंजूरी लेना पड़ता है। उसके बाद देखा जाए तो विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ये भी केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है, इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। हम लोग देखें जैसे कि अगर कोई आईएएस है या डीएम है तो वो आया है केंद्र लेवल पे, तो वो राज्य में तो काम करता है, मतलब आया है केंद्र सरकार के आधार पे, यानी कि उसकी पावर जो है वो केंद्र लेवल की है, लेकिन काम तो वो किसी राज्य में करेगा। लेकिन राज्य सरकार न तो उसे उस राज्य से निर्वासित कर सकता है, उसे वहाँ से हटा सकता है, और न ही उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उस पर जो भी कार्य करना होगा वो केंद्र सरकार करेगी। तो ये भी यहाँ पे केंद्र सरकार को एक पावर दिया गया है। उसके बाद संविधान के 2 अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति के उस स्थिति को काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। संसद को अधिकार मिल जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। तो यहाँ पे हमारा संविधान के 2 अनुच्छेद है 33 और 34, उसमें दिया गया है कि यदि सैनिक शासन कहीं पे लागू हो जाता है, भारत के किसी राज्य में सैनिकों का कब्जा हो जाता है, वहाँ पे सैनिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, तो ऐसे में पूरा जो पावर है उस राज्य का वो संसद को मिल जाता है और संसद उसके लिए नियम कानून बनाएगा और किसी तरह से वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो ये भी हमारे केंद्र सरकार को एक पावर मिला हुआ है। अब है केंद्र और राज्य में संबंध कि यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है। संघीय व्यवस्था में तनाव एवं सहयोग की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक ओर केंद्र शक्तिशाली स्थिति में है, दूसरी ओर राज्यों को भी पहचान की मान्यता है। एक तरफ हमारे केंद्र को तो शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य की भी पहचान को बनाए रखना है, ये भी व्यवस्था किया गया है। अतः केंद्र और राज्यों के संबंध संघीय व्यवस्था के कार्यक्रम की परीक्षा के लिए एक कसौटी का काम करता है। काफी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और राज्य में वर्चस्व रहा है। इस दौरान केंद्र और राज्य संबंध सामान्य रहे। हम लोग देखें तो आज़ादी के बाद लगभग 1980 के दशक तक यहाँ पे कांग्रेस सरकार की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी उसी की सरकार है और राज्य में भी उसी की सरकार है। अब जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर रहते हैं, सामान्य रहते हैं और शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से चलता है। लेकिन जब केंद्र और सरकार के राज्य अलग होते हैं, मतलब केंद्र में और राज्य में सरकार अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग पार्टी की जब सरकार बनती है, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यहाँ पे आपसी संबंध जो है वो बिगड़ने लगता है। यहाँ पे उनके अधिकारों को अनदेखी किया जाता है, अनदेखी किया जाता है और इनके बीच टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अतः राज्यों ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1980 के बाद यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस की सरकार है तो दूसरी तरफ जनता पार्टी की भी सरकार आ चुकी थी और भी कई सारे क्षेत्रीय पार्टी आ चुके थे, और इस वजह से अब केंद्र में किसी और की पार्टी है और राज्य में किसी और की पार्टी है, और इस वजह से इनके बीच टकराव की स्थिति, विरोध की स्थिति बन गई थी। राज्यों को और स्वायत्तता एवं शक्तियां देने की मांग की जाने लगी। उन दिनों अक्सर केंद्र सरकार संवैधानिक उपबंधनों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। 1980 से पहले का टाइम देखा जाए तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है वो हमेशा क्या करती थी कि क्षेत्रीय पार्टी के सरकार को ही भंग कर देती थी और उनके मांगों को खारिज कर देती थी। 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार में जम्मू एवं आंध्र की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि 1980 में जब जम्मू में किसी और पार्टी की सरकार बनी और आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे जो केंद्र में सरकार थी उसने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो राज्य सरकार है उसी को ख़त्म कर दिया, उसी को भंग कर दिया, यानी कि उसके सरकार को ही गिरा दिया था। यह संघीय भावना के प्रतिकूल काम था और ये जो काम किया गया है ये संघीय व्यवस्था के लिए सही नहीं है, ये उसके खिलाफ है। ऐसी स्थिति में जब आपसी टकराव बहुत ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि देश के जो संघीय व्यवस्था है वो विखंडित हो जाए, ये विरोध इतना बड़ा हो जाए कि ये विखंडित हो जाए। तो ये जो काम किया गया था वो कहीं से भी संघीय भावना के पक्ष में चीज़ नहीं था, उसके प्रतिकूल काम कर रहा था, उसके अनुकूल में ये काम नहीं था। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से विवाद का विषय रहा है।
विशेषकर वैसी परिस्थिति में जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल सत्तारूढ़ रहें, जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो और राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो, ऐसे स्थिति में राज्यपाल को लेकर के कि राज्यपाल कौन बनेगा, होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर के हमेशा से विवाद भारत में होते रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के फैसले एवं सिफारिश अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे सवाल एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और इस वजह से राज्यपाल के जो भी फैसला होता है, वो जो भी सिफारिश लेता है, वो अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप डालने का काम करता है। और इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यहाँ पे टकराव की स्थिति बनी रहती है। 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदली है। कांग्रेस का वर्चस्व अब कम हुआ है। केंद्र में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाना पड़ा है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी है। तो 1980 के बाद 90 के बाद यहाँ पे स्थिति सुधार हुई, क्योंकि अब जो सरकार है ज़्यादातर गठबंधन की सरकार है और उनको क्षेत्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन करना पड़ता है सरकार में आने के लिए। और इस वजह से यहाँ पे जो राज्य हैं उनको भी एक नया पहचान मिल जाती है, उनका भी केंद्र पर एक तरह से दबाव बना रहता है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। जब केंद्र सरकार बार बार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग कर दे रहा था अपने शक्तियों का प्रयोग करके, तब इसके निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए और इन नियमों के कारण अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकता है। तो ये भी एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेहतर काम किया गया है, ताकि देश में संघीय व्यवस्था बनी रहे, वो सफलतापूर्वक काम करती रहे। उसके बाद है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ है? भारत जैसे विशाल एवं वैविध्यपूर्ण राष्ट्र में सिर्फ 2 स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रित व्यवस्था से अच्छी तरह शासन नहीं चलाया जा सकता था। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ऊपर से इसमें विविधता भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये महसूस किया गया कि 2 स्तरों पर सरकार चलाना मुमकिन नहीं है, इसको सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। इसीलिए सत्ता को तीसरे और सबसे निचले स्तर तक विकेंद्रित करने की व्यवस्था की गई, यानी कि सत्ता का और ज़्यादा पृथकीकरण किया गया और एक तीसरे स्तर के भी सरकार की स्थापना की गई, जिसके केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है। तो वो जो तीसरे स्तर की सरकार बनी उसे हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी गई, ताकि जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो ये काम भी यहाँ पे किया गया है। इस तरह से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। इस तरह के विकेंद्रीकरण के पीछे यह भावना काम करती है कि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों के हाथों में ही रहने चाहिए। उन्हें स्थानीय जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और विकास के बारे में फैसले लेने की प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। स्थानीय जनता प्रादेशिक या केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय समस्याओं से परिचित होती है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। स्थानीय फैसलों के में भागीदारी से लोगों में लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे स्थानीय सरकार इसलिए भी लाया गया है कि जो स्थानीय मामला है वो वहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर से उसको समझते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तुलना में जो स्थानीय सरकार है वो उन मसलों को ज़्यादा बेहतर समझेगा, क्योंकि वो उनके जीवन में रोज़ गुजर रहा है, वो वहीं के हैं, तो उस समस्या को बेहतर से समझेंगे और बेहतर से उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना की गई, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत की गई, इसकी स्थापना की गई है। स्थानीय संस्थाओं की
मौजूदगी ने शासन में जनता की भागीदारी के लिए व्यापक मंच एवं माहौल तैयार कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। जब से स्थानीय व्यवस्था आया है तब से लोग अब ज़्यादातर यहाँ पे राजनीति में भाग लेने लगे हैं। स्थानीय रूप से लोग राजनीति में भाग लेते हैं और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और इस वजह से आज के समय में भारत में लोकतंत्र का जो जड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है, ये स्थानीय व्यवस्था आने से। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। यहाँ पे स्थानीय व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया है, जिससे कि राजनीति में अब भारी संख्या में महिलाएं भाग ले रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे सामाजिक बनावट में बदलाव आया है और सामाजिक आर्थिक ताकत से वंचित लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से लोकतंत्र की सार्थकता यहाँ पे सिद्ध हुई है, वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो ये सब काम यहाँ पे सत्ता के विकेंद्रीकरण करके भारत में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी दिक्कतें हैं जिनसे स्थानीय शासन का काम ठीक से नहीं चल पाता है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं दिए हैं। पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, तो ये सब अभी समस्या भी बनी हुई है। लेकिन ग्राम सभाओं की ठीक बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है। ये भी देखा जाता है कि ग्राम सभा की जो बैठक है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, समय पर उनको अनुदान नहीं मिल रहा है राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद इनको शक्तियाँ कई राज्यों में बहुत कम दी गई है। स्थानीय स्वशासन के कामकाज के पिछले दशकों ने अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रतापूर्वक करने की छूट बहुत कम है। तो एक चीज़ ये भी है कि इनको स्वतंत्रपूर्वक काम करने के लिए बहुत कम यहाँ पे छूट मिला है। तो ये सब अभी समस्या भी बनी हुई है। भारत में सत्ता का भी केंद्रीकरण तो हो गया है, तीसरे स्तर पर सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन ये सब कुछ अभी समस्याएं भी बनी हुई है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो स्थानीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग नगरीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।